हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर के आए हैं क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक, जिसमें पहले हम आपको बता चुके हैं कि 2024 का सोशल साइंस फर्स्ट सिटिंग आपके पहले वीडियो में हम दे चुके हैं। आप बढ़िया से उसे मिलाए हुए होंगे और बढ़िया से उसे याद भी कर लिए होंगे। चलिए आज हम उसी प्रकार से 2024 का सोशल साइंस सेकेंड सिटिंग लेकर के आए हैं और देखिए लेकर के आए और आपको इसमें से डिस्कशन करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपका तैयारी जो है क्वेश्चन बैंक से हो जाता है तो हम बोल रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का तैयारी है यानी क्लास 10 का जो तैयारी 45% हो जाता है, क्योंकि आज जो है बिहार बोर्ड क्या कर दिया है कि हर एक सब्जेक्ट में MCQ क्वेश्चन कर दिया, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया है। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक से अगर आप तैयारी करते हैं तब बोल रहे 45% आपका बढ़िया तैयारी हो जाएगा। चलिए आज हम देखते हैं इसमें से आप कितना मार पाते हैं अपने अनुसार, जो भी अपनी तैयारी किए हैं, और हम आपको सही सही करेक्ट आंसर बताते जाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 20 मिनट में आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा गया है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है वह 1868 ईस्वी में लगाया गया था। 1868 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया था? 1868 ईस्वी में लगाया गया था। चलिए अगला प्रश्न बोला गया कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। तो चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो आई से है। किससे है? आई से है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोला गया है? लिखा गया कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय और उपभोग का अंतर जो है वह बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा गया है देखिए सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो आपको बता दें कि बांग्लादेश से हुई थी। किस देश से हुई थी? तो बांग्लादेश से हुई थी। चलिए 5वां नंबर प्रश्न क्या बोला गया है? लिखा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान जो होता है वह प्राथमिक क्षेत्र का होता है। किसका होता है? प्राथमिक क्षेत्र का होता है। 6वां नंबर प्रश्न बोला गया है कि निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो आप बता दें यातायात क्या है? वो आर्थिक संरचना का क्या है? आधारभूत संरचना का अंग है। 7वां नंबर प्रश्न बोला गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बता दें कि जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा गया कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का जो है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य, किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। चलिए कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में मानी जाती है। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में मानी जाती है? तो बता दें कि दामोदर को शोक के रूप में मानी जाती है। बिहार के शोक नदी कौन है? बिहार के शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। चलिए उसी प्रकार से देखिए 10वां नंबर प्रश्न बोला गया है कि महासागर तल के कंपन का मुख्य संबंध किससे है। तो सुनामी से है। महासागर के तल के कंपन का मुख्य संबंध किससे है? तो सुनामी से है। 11 नंबर प्रश्न लिखा गया है मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है। तो मेघालय किस राज्य को काट करके बनाया गया? तो मेघालय जो है असम राज्य को काट करके बनाया गया था। असम राज्य को काट करके बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न देखिए। लिखा गया है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। समवर्ती सूची बोला गया है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है। देखिए इसमें केंद्र सरकार का भी हाथ रहेगा और राज्य सरकार का भी हाथ रहेगा। तो इसमें देखिए ए और बी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, यानी संघ भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वही होता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला गया। लिखा गया कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है। कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा गया है कि 14 नंबर प्रश्न जनमत पर आधारित शासन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनमत पर आधारित। तो जनमत यानी जनता के द्वारा चलाया जाएगा शासन, तो क्या कहेंगे? उसे लोकतंत्र कहेंगे, राजतंत्र नहीं कहेंगे बाबू, लोकतंत्र कहेंगे, ठीक है। चलो 15 नंबर प्रश्न देखो। लिखा गया है कि सरपंच का निर्वाचन कौन कराता है। तो सरपंच का निर्वाचन जो है वह ग्राम सभा के सदस्य कराता है। ग्राम सभा के सदस्य कराता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 16 नंबर बोला है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना था। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना था? सप्तदलीय गठबंधन जो है वह नेपाल में बनाया गया था। 17 नंबर प्रश्न लिखा गया कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे बाबू, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 18 नंबर प्रश्न देखो। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल कौन नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल कौन नहीं था? जर्मनी नहीं था। 19 नंबर प्रश्न देखिए। लिखा गया संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ है। तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो बंगला में हुआ है। कौन सी भाषा में हुआ है? तो बंगला भाषा में हुई है। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा गया कि भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है।
भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो चार्ल्स मेडकॉफ ने। कौन है? चार्ल्स मेडकॉफ क्या है? वो मतलब चर्चित में है, यानी विख्यात में है। चार्ल्स क्या है? चार्ल्स मेडकॉफ है ना, मेडकॉफ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसी प्रकार से लिखा गया है। किस नंबर प्रश्न? रक्त और लौ की नीति का संबंध किनसे है बाबू? रक्त और नीति का संबंध जो है वह बिस्मार्क से है। किससे है? बिस्मार्क से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला गया है? अगला प्रश्न बोला गया है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो आपको बता दें कि पोलैंड के अधीन था। किसके अधीन था? पोलैंड के अधीन था। 23 में प्रश्न लिखा गया है कि ब्रेस्ट लियोटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। किसके बीच में? रूस और जर्मनी के बीच में क्या हुआ था कि आपको लियोटोवस्क की संधि हुई थी। लियोटोवस्क की संधि हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच में। देखिए अगला 24 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट थे? तो 1871 में विलियम प्रथम कहाँ के सम्राट थे? तो वह जर्मनी के सम्राट थे। कहाँ के थे? जर्मनी के सम्राट थे। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन से हैं? उत्तर मध्य बोला गया है, क्वेश्चन को समझो, उत्तर मध्य बोला गया है। उत्तर मध्य रेलवे की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बोला इलाहाबाद। उत्तर मध्य जहाँ दे दिया तो फिर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर क्या बोला कि ऑल इंडियन रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑल इंडियन रेडियो की शुरुआत जो है वह 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला गया है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान जो है कौन रखता है? रे तो महाराष्ट्र रखता है। कौन रखता है? महाराष्ट्र रखता है। एकदम याद कर लो, एकदम भी आइए बाबू, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछ देता है, अगले दोबारा पूछेगा ही पूछेगा, नेसेसरी पूछेगा कुछ ना कुछ। तो 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवर्ती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? सर्वाधिक प्रभावित चक्रवर्ती देखिए कौन सा राज्य है? तो चक्रवर्तीय तूफान से क्या रहता है? प्रभावित रहता है। तो उड़ीसा रहता है। कौन रहता है? उड़ीसा रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है? लिखा गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का क्या है? उपकरण है? तो प्राथमिक उपचार का जो उपकरण करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? बैंडेज और टेप मारेंगे। चलो ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर क्या बोला कि आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो पता ही होगा, नील नदी पर बना है आसवान बांध। कहाँ बना है? तो नील नदी पर बना है। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है? रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? रिएक्टर बोला गया है, तो रिएक्टर जो है भूकंप में होता है। कहाँ होता है? भूकंप में होता है रिएक्टर का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रिएक्टर का पता है ना, भूकंप में होता है। कहाँ होता है? भूकंप में होता है, सबको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो आपको बता दें कि बाढ़ से ग्रसित रहता है। किससे रहता है? बाढ़ से रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न बोला कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वह राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान राज्य स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा गया है 34 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है बाबू? तो आपको पता ही होगा कहाँ है बाबू? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर बोला गया कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो किस खनिज के उत्पादन में? तो अब्रक के उत्पादन में क्या है? सर्वप्रथम आता है, विश्व के प्रथम स्थान पे आता है अब्रक उत्पादन करने में भारत। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए बोला गया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है आपको बॉक्सोक्साइड की आवश्यकता होती है। किसकी चीज़ की? बॉक्साइड की, यानी बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। चलिए 37 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना बोला गया है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें झारखंड राज्य में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। 38 नंबर प्रश्न देखिए लिखा गया है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पाद राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पाद जो राज्य है वो तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, 39 नंबर बोल रहा है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील है ना लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कहाँ स्थित है? तो भद्रावती में स्थित है। कहाँ? भद्रावती में स्थित है। 40 नंबर प्रश्न देखिए कहा गया है कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो युद्धपोत कौन बनाता है? मांझा गाँव बनाता है युद्धपोत। चलिए ठीक है। 41 नंबर प्रश्न देखिए लिखा गया है कि कोपरा क्या है? तो कोपरा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। कोपरा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। 42 नंबर प्रश्न देखिए लिखा गया कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि विकास बैंक को पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़ है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। इसी प्रकार से
43 नंबर प्रश्न बोला गया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई था बाबू? तो पता ही होगा सबको, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था ना, कि भारत में रेलवे की शुरुआत कराया गया था, यानी किया गया था। 44 नंबर प्रश्न देखिए, बोला गया है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो लुई 16वां को फांसी 1793 ईस्वी में दे दी गई थी। लुई 16वां को फांसी कब दे दी गई थी? तो 1793 ईस्वी में। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा गया है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो नई आर्थिक नीति जो है वह किसने लागू किया है? सबको पता होगा, बताओ जल्दी, कमेंट करके बताना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन? बिस्मार्क हो जाएगा। कौन क्या था? बिस्मार्क हो गया था, नहीं बिस्मार्क किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा गया है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था रे? तो स्टील बना था। कौन? स्टालिन बना था। कौन बना था? स्टालिन बना था। चलो बाबू, इसी प्रकार से हम लोग 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला गया है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? तब पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो जापान किया था। किसने किया था? जापान कर दिया था। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, लिखा गया है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न बोला गया है 49 नंबर बोला गया है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव जो है, विकेंद्रीयकरण का सुझाव मालूम कौन दिया था? तो बलवंत राय मेहता दिए थे। कौन दिए थे? बलवंत राय मेहता दिए थे बाबू। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं 50वां नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला गया है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? नगरीय, क्वेश्चन देखो, नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। तो आपको पता ही होगा 74वां कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्थानीय शासन को मतलब उसमें चर्चा किया गया है। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए, क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था बाबू? तो उत्तराखंड से हुआ था। किस राज्य से? तो उत्तराखंड से हुआ था। चलिए उसी प्रकार से देखते हैं 52 नंबर प्रश्न बाबू, लिखा गया है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा गया कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? देखिए भारत में भी है ना, बेल्जियम में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, लेकिन चीन में नहीं है। चीन में जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है। तो यहाँ पर नहीं बोला गया है। क्या बोला गया है? नहीं है, तो वह चीन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चीन में हो जाएगा। अगर बोलता कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो अब भारत में भी है, बेल्जियम में भी है, स्विट्जरलैंड में, लेकिन कहाँ बोला गया कि नहीं है, तो वह चीन में नहीं है। चलिए ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, टाइम नहीं लेना है। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा गया कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है वह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा गया है 55 नंबर प्रश्न में, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोला गया बाबू, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोला गया। हम बताए थे पहले कि लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में, एक अप्रत्यक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष पूछा गया है, तो प्रत्यक्ष जो है वह स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, लेकिन पूछता अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो वह भारत हो जाता है। कहाँ हो जाता है? भारत। अप्रत्यक्ष पूछ सकता हो, लेकिन प्रत्यक्ष पूछा गया है तो प्रत्यक्ष जो है वह स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं 56 नंबर प्रश्न, लिखा गया है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो किस गुण के कारण? तो बहुत सारे गुण हैं। मतभेदों में सामंजस्य है। मतभेदों में क्या सामंजस्य रहता है? ऐसा रहता है ना? नहीं। समानता और स्वतंत्रता का पोषक, हाँ। जनमत, हाँ। मतभेदों में सामंजस्य, हाँ। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? यानी अजैविक है, जैविक नहीं होना चाहिए, अजैविक होना चाहिए। तो मानव क्या है? तो मानव जैविक है। पक्षी क्या है? जैविक है। पेड़ क्या है? जैविक है। लेकिन नदी क्या है? नदी जो है आपका अजैविक है। तो इसको चूज कर लो, सब बना लेगा इसका। चलिए ज्योग्राफी से बोल रहा है कि रेगुर किसे कहते हैं? 58 नंबर प्रश्न बाबू, सब बनाएगा। फिर से बताओ, रेगुर किसे कहते हैं? पता ही होगा, रेगुर काली मिट्टी को कहते हैं। किसको कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। चलिए 59 नंबर प्रश्न बोला गया है कि सारवती है ना, सारवती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? सारवती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है बाबू? सारवती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? बताओ जल्दी। कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है बाबू? कर्नाटक में। चलो इसी प्रकार से देखो अगला प्रश्न 60 नंबर बोला गया है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? वनों से ढका है तो 24.62%। कितना? 24.62% वनों से ढका है। 61 नंबर प्रश्न देखो, बोला है कि नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है?
नहरकटिया तेल क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है बाबू? तो असम में स्थित है। कहाँ है? असम में। नहरकटिया तेल क्षेत्र बोल दिया कहाँ है? तो असम में है। कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा गया है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो 2002 में। 2002 में। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा गया है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? किस वर्ष? जल्दी बताओ किस वर्ष आया था रे? तो 1934 ईस्वी में बिहार में पूछा गया है। बिहार में पूछा गया, भारत में नहीं पूछा गया है। बिहार में पूछा गया है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर बोला गया कि निम्न में से कहाँ ताप विद्युत, चलिए 64 नंबर प्रश्न क्या बोला गया था? निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो ताप विद्युत कहाँ है बाबू? तो आपका क्या हो जाएगा? 64 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा बाबू? आपको पता ही होगा, तो ब्राउनी हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? ब्राउनी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं 65 नंबर प्रश्न लिखा गया कि कौन सी आर्थिक क्रिया जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? कौन सी क्रिया जो है प्राथमिक है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है तो वो प्राथमिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ होता है? वैश्वीकरण की नीति से यानी किस क्षेत्र को कम लाभ होता है? तो किस क्षेत्र को कम लाभ होगा रे? तो वह हो जाएगा कौन? वह जो है कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि। कृषि को बहुत ही कम लाभ होता है यार, कृषि को बहुत ही कम लाभ होता है। चलो वैश्वीकरण की नीति से। चलो 67 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक का है। किसका है? इराक का है। चलिए अगला प्रश्न देखो, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना बोला गया है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना? तो हम सर बताए भी होंगे 2007 से लेकर के 2012, 2007 से लेकर के 2012, ठीक है ना? चलिए पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है? लिखा गया है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं हम लोग? गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। कौन सा क्षेत्र में? द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या बोला गया कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, क्या हो जाए? ऊंचा हो जाए, तो वह क्या कहलाती है? तो वह समावेशी विकास कहलाती है। क्या कहलाती है? समावेशी विकास कहलाती है। 71 नंबर प्रश्न देखो क्या बोला गया है? 71 नंबर प्रश्न बोला कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो आपको पता ही होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या था? तैयार किया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तैयार किया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला गया कि द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? सबको पता होगा, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। लेकिन सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का राजा कौन था बाबू? सर्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर एमुनियल था। कौन था? विक्टर एमुनियल था। चलिए 74 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया? 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? थर्ड इंटरनेशनल बोल रहा है तो लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना। चलो 75 नंबर प्रश्न क्या बोला गया कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन है? इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन है रे? सबको पता होगा, मेजनी। कौन है? मेजनी क्या है? सबसे प्रमुख है इसमें। कौन है? तो मेजनी है। कौन है? मेजनी क्या है? सबसे प्रमुख है इसमें। मेजनी क्या था ना? सबसे प्रमुख है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोला गया? अगला प्रश्न आपका बोला जा रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता नहीं है तो आपको बिपिन चंद्र पाल नहीं है। कौन है? बिपिन चंद्र पाल नहीं है, बाकी सब उदारवादी नेता है, ठीक है ना? चलिए 78वां प्रश्न क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो मार्ले मिंटो सुधार रखा था। कौन? मार्ले मिंटो सुधार रखा था। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना? चलिए उसी प्रकार से देखते हैं हम लोग 79 प्रश्न 79 लिखा गया। 79 प्रश्न में लिखा गया कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ किया गया था बाबू? तो कहाँ किया गया था? आपको पता है? ऑप्शन देखिए किस प्रकार से ऑप्शन का खेला कर दिया इसमें। उसमें मुंबई हो जाता तो मुंबई कहाँ है बाबू? मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लिखा भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुंबई में यानी महाराष्ट्र में की गई थी। चलिए लिखा गया 80 नंबर प्रश्न लिखा गया कि कॉमन लॉ किस देश में पारित किया था? कॉमन लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो सबको पता होगा कि ब्रिटेन में किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। चलिए बच्चों आज हम यहीं तक रखते हैं।
अगले बार हम क्या करते हैं कि 2023 का सोशल साइंस का फर्स्ट सेटिंग कल लेकर के आएंगे और सोचेंगे कि समय से पहले क्या करें, वीडियो को डाल दें, ठीक है, ताकि आप लोग क्या करें, रिवीजन भी करें और याद भी कर लें। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हैं तो 45% तैयारी हो जाता है और आपको ऑब्जेक्टिव का कोई फिक्र नहीं रहता है, ठीक है ना। बाकी रहेगा सब्जेक्टिव। अगर आप ऑब्जेक्टिव का सिर्फ फोकस करते हैं तो आपको कहते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव पे आप फोकस कर रहे हैं तो आप 240 नंबर लेके आइएगा, अगर बढ़िया, अगर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं रहा तो, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट आप ऐसा ही पास हो जाइएगा फिर, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए ऑब्जेक्टिव पे कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव पे क्या किया, बहुत ज़्यादा जोर डाला है। अगर आप ऑब्जेक्टिव एक गलत करते हैं नहीं तो आपको 1 नंबर कट जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना। लेकिन सब्जेक्टिव में अगर लिख भी देते हैं तो आपको 2 नंबर का जो रहता है वह 1 नंबर दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ऑब्जेक्टिव गलत हुआ तो उसमें नंबर नहीं जुटेगा बाबू। तो इसीलिए कहते हैं कि क्या करो, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करो, जितना हो सके उतना रिवीजन करो। ऑब्जेक्टिव 100 में 100% रिवीजन क्या करो, ऑब्जेक्टिव पे रिवीजन करोगे तभी याद रहेगा, नहीं याद रिवीजन करोगे तो नहीं याद रहेगा बाबू। चलो आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।